गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको वातावरण से संबंधित विषय के बारे में पढ़ाएंगे। अब हमारा जो अभी चल रहा था 6 वर्षीय विकास लक्ष्य जो हमारा चल रहा था, उसके अंतर्गत ही जो हमारे 8 लक्ष्य थे उनके बारे में मैं आपको अध्ययन करा रही हूँ इस समय। और ये हमारा ये सेकंड यूनिट चल रहा है। तो बच्चों, इसमें हमारा 7वां पॉइंट आता है वातावरण में या पर्यावरण में पोषणीयता सुनिश्चित करना, यानी एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है ना। इसके बारे में आज मैं आपको ये 7वां लक्ष्य करा रही हूँ। अब आप देखिए कि इसमें क्या बताया है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पर्यावरण के महत्व को भी स्वीकार किया गया कि पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो इसलिए इसमें ये भी बताया गया कि पर्यावरण के महत्व को स्वीकार किया गया, जिसके कारण इसको कि हमने देखा है कि कुछ लोग और इसके पर्यावरण को जो महत्व को स्वीकार किया गया और पर्यावरणीय पोषणीयता का सुझाव निश्चित किया गया, यानी इसके महत्व के बारे में बताया गया और पर्यावरणीय पोषणीयता सुनिश्चित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। हमने ये देखा है, प्रायः ये देखा जाता है बच्चों कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए वातावरण को, जो हमारे प्राकृतिक साधन है, उनका दुरुपयोग करते हैं, जिससे हमारा वातावरण खराब हो जाता है। इससे हमारा पर्यावरण में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि वो लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, जैसे अपने घर के सामने अपने घर के दरवाजे बनाने के लिए किसी पेड़ को काटना, तो ये गलत है। किसी हरे भरे पेड़ को काटना, तो जिससे कि पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो हमें पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस तरह का वातावरण करना चाहिए कि जिससे हमारा वातावरण और हमारा ये पर्यावरण दूषित ना हो। इसीलिए हमने ये देखा है कि लोग जो इसका दुरुपयोग करते हैं और इससे पर्यावरण को असंतुलित होता है, इससे पर्यावरण। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यदि वह पर्यावरण का पोषण करे, यदि व्यक्ति पर्यावरण का पोषण करेगा तो हमारा वातावरण स्वयं ही, तो फिर ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होगी, पर्यावरण को खराब करने की स्थिति पैदा ही नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों का, नियमों का और सिद्धांतों का ध्यान रखेगा तो हमारे समाज में इससे कोई परेशानी उत्पन्न होगी नहीं, ऐसी समस्या ही पैदा नहीं होगी कि जिससे हमें पर्यावरण को सुरक्षित करने का उपाय सोचना पड़े। जब एक व्यक्ति अपने मकान के दरवाजे बनाने के लिए जब एक पेड़ काटता है, तो इसका मतलब है कि उसको एक पेड़ कहीं और जगह लगवा देना चाहिए, जिससे पर्यावरण में असंतुलन ना पैदा हो। ठीक है। अब जैसे हमने देखा है कि कारखाने वगैरह चलते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं, तो उसका जो धुआं निकलता है तो वो धुआं क्या करता है, उस धुएं से सभी को प्रदूषण, मतलब वायु प्रदूषण हो जाता है। तो इससे क्या है, सांस संबंधी रोग हो रहे हैं, व्यक्तियों के लिए सांस से संबंधित रोग हो रहे हैं। तो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करता है, लेकिन वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। अब सरकार ने वृक्षों को काटना, हरे भरे पेड़ों को काटना, ये सब पर्यावरण को दूषित करना ही है। अब जब हरे भरे पेड़ ही नहीं होंगे तो हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। और जो कंपनियों में जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो धुआं वगैरह निकलता है कंपनियों में जो धुआं, तो इससे क्या कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ये तो नुकसान ही करती है हमारी सांस के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन की प्राप्ति तो हो ही नहीं पा रही है और ये हमारी वायु को दूषित और कर रही है। तो इसीलिए सरकार ने भी देखो ये वन्य अभयारण्य बनाए हैं और वनों को आरक्षित किया है, जिससे कोई वनों को काट नहीं सकता। तो उन्होंने, ये तो सब सरकार की प्रॉपर्टी है, जो हमारे वनों को आरक्षित किया गया है और जो वन अभयारण्य बनाए हैं, ये तो सब सरकार की ही है। तो फिर इसको तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, कोई काट भी नहीं सकता, और अगर इसको किसी ने काटा तो उसको कानूनी अपराध मिलने का मतलब उसको सज़ा दी जाएगी। इसमें तो बच्चों कई 4-4, 5-5 लाख की भी इनको सज़ा मिल सकती है। तो इसीलिए हमें जो है इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए इसमें इस प्रकार का नियम एवं सिद्धांतों का प्रयोग करके हमें अपने पर्यावरण का पोषण करना है
और अपना विकास भी कर सकता है। और हमें अपने पर्यावरण का पोषण करना है कि हम अपने पर्यावरण का पोषण किस प्रकार करें। पर्यावरणीय पोषणता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण पोषणता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक प्रकार के अनेक क्षेत्रों के विकास के बारे में सुझाव बताए, जिसके बारे में मैं आपको अभी अध्ययन कराऊंगी। अब इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से स्रोत आते हैं। पहला आता है हमारा पोषणीय विकास में। इसके अंतर्गत हमारा पहला आता है पोषणीय विकास में। आप इनको बच्चे नोट करते जाइएगा। पोषणीय विकास में यानी पोषणीय विकास में सिद्धांतों के महत्व। सिद्धांतों का महत्व। पोषणीय विकास में सिद्धांतों का महत्व। इम्पोर्टेंस टू प्रिंसिपल्स। इम्पोर्टेंस टू प्रिंसिपल्स of sustainable development। ये आप नोट करते जाइएगा कि पोषणीय विकास में सिद्धांतों का महत्व। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अनेक सदस्य देशों को ये सुझाव दिया गया कि इनको पर्यावरण संरक्षण के लिए पोषणीय विकास को महत्व देना चाहिए। जैसे कि आवश्यकताओं के अनुरूप उपयोग का सिद्धांत, दुरुपयोग न करने की प्रतिज्ञा लेना कि हमें पेड़ पौधे नहीं काटना है, तो इस चीज की मतलब दुरुपयोग करने की प्रतिज्ञा, दुरुपयोग न करने की प्रतिज्ञा लेना। प्राकृतिक साधनों के पोषण का सिद्धांत, प्राकृतिक साधनों के पोषण का, क्योंकि जो प्राकृतिक साधन है हमारे उनका हमें पोषण कैसे करना है। अब ये थोड़ा कि प्राकृतिक संसाधनों का हम दुरुपयोग करें तो फिर हमें ये प्राकृतिक संसाधन कैसे मिलेंगे, तो आने वाले टाइम में क्या इनकी कमी नहीं हो जाएगी। इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का यानी अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही खर्च करना चाहिए। हमें व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहिए, उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में हमें इन चीज़ों की कमी पड़ सकती है। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों के संसाधन हेतु प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन के सिद्धांत आदि, इन सभी सिद्धांतों का पालन प्रत्येक देश और प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए, जिससे हमारे पर्यावरण विकास में किसी प्रकार की कोई समस्या न खड़ी। अब अगला आता है हमारा पोषणीय विकास के लिए। पोषणीय विकास के लिए कि हमें पर्यावरण का पोषण कैसे करना है, तो इसीलिए हमारा अगला आता है पोषणीय विकास के लिए नीतियां। पोषणीय विकास के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम। नीतियां एवं कार्यक्रम कि हमें इसके लिए क्या क्या करना है, यानी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम और पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी इसके लिए क्या क्या नीतियां और कार्यक्रम बनाए गए हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि इसका इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्तियों को पोषण के प्रति सिद्धांतों एवं
कार्य क्रमों के बारे में ज्ञान होगा तथा राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित करते हुए और तथा प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग को रोकते हुए उनके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य करेंगे। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस प्रकार से पोषणीय विकास करना है। अगला आता है हमारा जंगलों का संरक्षण। जंगलों का संरक्षण। अब आप देखते हैं कि आजकल तो जंगल है ही नहीं, क्योंकि जंगलों की जगह लोगों ने जंगल को हटा के जंगलों में पेड़ों को कटवा के वहाँ पे मकान बना रखे हैं। अब ये मिर्जापुर रोड पे देखिए आप, वहाँ पे पहले कितने जंगल थे और अब तो जंगल दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने मकान बनवा लिए हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि जंगल भी होना जरूरी है, जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ है और हमें स्वस्थ वायु वगैरह प्राप्त होती है। तो जंगलों का संरक्षण हम कैसे करें, इसमें ये बताया गया कि जंगलों के संरक्षण के लिए जंगलों का संरक्षण प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। संयुक्त राष्ट्र संधि के द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि जंगलों की कमी से सबसे ज्यादा तकलीफ जैव विविधता को हो रही है। सबसे ज्यादा हानि तो इन लोगों को पहुंच रही है, क्योंकि व्यक्ति अपना विकास करना चाह रहा है। वो सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहा है, अपना निजी स्वार्थ कि मुझे क्या करना है, और वो औरों के बारे में नहीं सोच रहा है। तो अपने निजी स्वार्थ के लिए जंगलों की कटाई कर रहा है अनेक अवसरों पर। कभी कभी जंगलों में आग भी लग जाती है और जंगल नष्ट भी हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा है कि आकाशीय बिजली गिरने से जंगलों में आग लग जाना, तो इस तरह से जंगलों में आग लग जाना से भी जंगल नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति को दूर करने के लिए जंगलों की अवैध एवं अनावश्यक कटाई पर हमें रोक लगानी चाहिए, अनावश्यक कटाई नहीं होने देना चाहिए और वृक्षारोपण के माध्यम से अधिक हमें वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें। ठीक है ना। अब हमारा अगला पॉइंट आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन के लिए हमें क्या करना है, उत्सर्जन के दुष्प्रभावों का उन्मूलन। ये आप लिखते जाइएगा बच्चों साथ साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन के दुष्प्रभावों का उन्मूलन, इसमें क्या आता है हमारा एबोलिशन ऑफ बैड इफेक्ट यानी एबोलिशन ऑफ बैड इफेक्ट्स ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में बताया गया है। ये एमिनेशन कि हमें इसमें क्या करना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह भी स्वीकार किया कि वाहनों के धुओं के कारण, जो हमारे वाहन चलते हैं, तो वाहनों के धुएं के कारण और उद्योगों के कारण पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे मात्रा अधिक हो गई है, जिससे कि विभिन्न प्रकार के सांस संबंधी रोग हो रहे हैं। व्यक्ति बीमार हो रहे हैं, उन्हें अस्थमा हो रहा है, अस्थमा की शिकायत हो रही है, एलर्जी टाइप जो होता है, तो सांस संबंधी रोग हो रहे हैं। उसने सदस्य देशों से आग्रह किया कि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के दुष्प्रभावों को रोका जाए, कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभावों को इसके उत्सर्जन में दुष्प्रभावों को रोका जाए
और जैसे कि वाहनों की किस प्रकार हमें उसकी रोक लगानी चाहिए, जैसे कि वाहनों की नियमित जांच होनी चाहिए, और उद्योगों में पर्यावरण प्रदूषण यंत्र लगवाना। जो उद्योग होते हैं, हमारे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उसमें चिमनी वगैरह लगवाना, जैसे चिमनी टाइप लग जाती है, जो धुआं हमारा ऊपर ही निकल जाता है, जिससे वो धुआं प्रदूषण में ना जाए, जिससे वायु प्रदूषण होकर हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। तो इसलिए पर्यावरण प्रदूषण यंत्र लगाना आदि, इस प्रकार से हम इसको रोक सकते हैं, और जिससे कि हमारा वायु प्रदूषण भी कम होगा, इससे हमारा वायु प्रदूषण भी कम होगा। ये हमारे हो गए। अब हमारा पॉइंट आता है, 4 पॉइंट हो गया, हमारा 5वां पॉइंट आता है मछलियों का उपयोग। मछली का उपयोग, ये हमारा आता है 5वां पॉइंट आता है मछली का उपयोग, यानी यूज ऑफ फिश। मछली का उपयोग। बच्चों मछलियाँ तो समुद्र में मिलती है ना, समुद्र में होती है मछलियाँ। अब हमें इसका उपयोग कैसे करना है? देखो, मछली का उपयोग प्रायः भोजन के रूप में सर्वाधिक किया जाता है। मछली का प्रयोग भोजन में सर्वाधिक रूप से किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि समुद्री पर्यावरण को संतुलित करने के लिए, समुद्री पर्यावरण को संतुलित करने के लिए मछलियों को पकड़ना चाहिए, और उनकी जैव विविधता की सीमा को ध्यान में रखते हुए समुद्र में से मछलियों को पकड़ने का कार्य करना चाहिए। कि लेकिन मछलियों को भी इतना पकड़ना चाहिए, ये नहीं कि सारी मछलियाँ ही उसमें खत्म कर दी जाए, यानी थोड़ी सीमित मात्रा में, ये भी सीमित मात्रा में ही मछलियों का कार्य करना चाहिए पकड़ने का। इसके लिए सभी सदस्य देशों को मछली के उपयोग को संतुलित एवं समन्वित रूप प्रदान करना चाहिए, जिससे जैव विविधता भी सुरक्षित रहे और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके। ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है जल संसाधनों का उपयोग। 6वां आता है जल संसाधनों का उपयोग। जल संसाधनों का उपयोग। जल संसाधनों का उपयोग, इसमें हमारा बच्चों आता है यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जल स्रोत। अब हमें जल संसाधनों का उपयोग कैसे करना है कि जल संसाधनों का व्यापक स्तर पर दुरुपयोग होता जा रहा है। ये तो आप देख रहे हैं कि लोग नदियों के पानी में कचरा फेंक देते हैं, और जिससे हमें पानी दूषित प्राप्त होता है। जब दूषित पानी पिया जाएगा तो फिर इंसान बीमार तो होगा ही, तो हमें शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए तो हमें जल का दुरुपयोग नहीं करना है, और पीने के जल की कठिनाई का सामना निकट भविष्य में भी दिखाई दे रहा है। जब हमारा पीने का पानी हमको शुद्ध नहीं मिलेगा तो ये सामना हमें निकट भविष्य में भी इससे हमें सामना करना पड़ेगा, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो संयुक्त राष्ट्र देश ने प्रत्येक सदस्य देश को ये सुझाव दिया कि क्या करना है। मान लिए ये सुझाव दिया कि जल संसाधनों के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए, इसके दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए, और ऐसे उपाय किए जाएं कि जिससे जल का सदुपयोग हो सके, कि इनको जल वेस्ट करने से उनका दुरुपयोग को बचाया जाए, और ऐसे उपाय किए जाएं, ऐसे उपाय करने का प्रयास किया जाए जिससे हम जल को बचा सके। जैसे बच्चों होता है जल का एकत्रीकरण, यानी वर्षा के जल का एकत्रीकरण, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो हमें वर्षा के जल को एकत्रित करके जो हमारे आगे आने वाले भविष्य में हमें काम दे सकता है, तो इसलिए हमें वर्षा के जल का एकत्रीकरण करना है, और जल स्रोत की सुरक्षा और जल प्रबंधन आदि करने से हम जल संसाधनों का ठीक प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होए, जल का भंडार भरेगा। इससे क्या है कि जल का भंडार भरेगा और दुरुपयोग भी हमारा रुक सकेगा। अब हमारा आता है, अब हम बच्चों ये बिगाड़ रही हूँ, मैं लिख रही हूँ 7वां, क्योंकि नीचे का आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आप मेरे साथ साथ ये नोट करते जाइएगा। अब आप लिखिए 7 पॉइंट हमारा क्या कहता है कि स्थलीय एवं समुद्री क्षेत्रों का
संरक्षण। सातवां, स्थलीय एवं समुद्री क्षेत्रों का स्थलीय एवं समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण। ये हमारा है सातवां पॉइंट आता है हमारा कि प्रोटेक्शन ऑफ स्थलीय यानी टेरिस्ट्रायल एंड मरीन एरिया प्रोटेक्शन ऑफ टेरिस्ट्रायल एंड मेरीन एरियाज। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यह भी बताया गया कि स्थलीय और समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण किस प्रकार किया जाए। इसमें भी बता दिया गया कि समुद्र में होने वाले प्रदूषण तथा स्थल पर होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाई जाए कि जिससे ये प्रदूषण से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने अपने सदस्य देशों को सुझाव दिया गया कि इसमें प्रत्येक देश को अपने समुद्री एवं स्थलीय क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त बनाना चाहिए, जिससे हमारा स्थलीय और समुद्री क्षेत्रों के संरक्षण हेतु हमें इसका पालन करेंगे तो सभी पर्यावरण पोषणता में वृद्धि होगी। जब सभी लोग इसका पालन करेंगे तो अब स्वयं ही पर्यावरणीय पोषणता में वृद्धि होगी। अब हमारा अगला पॉइंट आता है ओजोन परत का संरक्षण। नंबर 8 आता है ओजोन परत का संरक्षण। ओजोन परत का संरक्षण, इसको हमें कैसे करना है? ओजोन परत का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर की ओजोन परत का संरक्षण यानी ओजोन परत के माध्यम से सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको रोका जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि धीरे धीरे इस ओजोन परत के कारण ओजोन परत में छिद्र होने की संभावना बढ़ती जा रही है। कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इसमें छिद्र होने की संभावना बढ़ती जा रही है। पर्यावरण में ओजोन की कमी के कारण ये स्थिति उत्पन्न हो रही है कि ओजोन की कमी हो रही है पर्यावरण में, इसकी कमी के कारण ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको गंभीर पर्यावरणीय खतरा माना है कि ये तो बहुत बड़ा खतरा है। हमें इसकी सुरक्षा कैसे करनी है? इसके माध्यम से इसके लिए सभी सदस्य देशों को सुझाव दिया कि ओजोन परत के संरक्षण हेतु सभी उपाय किए जाएं और जिन पदार्थों एवं वस्तुओं के उपयोग में ओजोन परत को हानि पहुंचती है उन वस्तुओं के उपयोग पर तुरंत रोक लगानी चाहिए, उन पर तुरंत रोक लगाई जाए। जैसे हमारा बच्चों आता है विषैली गैस है तो इन पर हमें पाबंदी लगाई जाए, इनको मतलब प्रतिबंध लगाया जाए। जैसे विषैली गैस जब आती है तो ये भी हमारे ऑक्सीजन में उसकी कमी कर देती है और ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर देती है। जैसे हमारी विषैली गैस है और हमारी ये कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह है, तो इन सभी का ध्यान रखते हुए हमें ओजोन परत का संरक्षण भी करना है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है प्रजातियों का संरक्षण। नंबर 9 आता है हमारा प्रजातियों का संरक्षण। भाई प्रजातियों की भी रक्षा जरूरी है,
प्रजातियों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज, प्रोटेक्शन ऑफ स्पीसीज। किसी भी प्रजाति का विलुप्तीकरण घातक सिद्ध होता है। ये तो आपको पता ही है कि हर जगह हर चीज की अपनी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। तो प्रजाति का विलुप्तीकरण यानी उनका भी लुप्त होना, यानी उनका भी गायब होना, ये भी एक चिंता का विषय है कि ये भी घातक सिद्ध होता है। क्योंकि जब जैव विविधता एवं सभी प्रजातियों का पर्यावरण का बने रहना पर्यावरण के लिए लाभदायक है। क्यों? हर जगह हर चीज की अपनी अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है। तो इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस संदर्भ में भी ये सुझाव दिया कि प्रजातियों के संरक्षण हेतु विविध उद्यानों का निर्माण करना चाहिए तथा जंगलों के काटने पर रोक लगानी चाहिए कि जंगलों को काटा ना जाए, और यदि कोई काटता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये कानूनी अपराध माना जाएगा। तो ये भी हमारा कानूनी अपराध माना जाएगा। इसलिए हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है शुद्ध पेयजल सुविधा। 10 आता है हमारा शुद्ध पेयजल सुविधा। शुद्ध पेयजल सुविधा, शुद्ध पेयजल सुविधा प्योर ड्रिंकिंग वाटर। प्योर ड्रिंकिंग वाटर कि हमें इसमें बच्चों को सभी को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करनी है। सभी के लिए हमें शुद्ध पेयजल की सुविधा करनी है कि क्योंकि पेयजल व्यवस्था की दयनीय दशा को इसमें स्वीकार किया गया है कि पेयजल की बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति हो रही है कि पेयजल नहीं मिल पा रहा है शुद्ध। तो इसके अनुसार हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार अनेक क्षेत्रों में नागरिक अशुद्ध जल पी रहे हैं, उनके लिए विवश है, जिससे वे अनेक प्रकार के रोगों के शिकार हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप उन लोगों की अस्वस्थ एवं रोगी समाज का निर्माण होता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसलिए ये भी सुझाव प्रस्तुत किए गए कि सभी देशों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाए और पेयजल स्रोतों को विकसित कराना चाहिए। नदियों के किनारे जल यंत्र लगवाना चाहिए कि जिससे हमें नदियों का शुद्ध जल मिल सके। तो जल यंत्र लगवाकर शुद्ध जल नागरिकों को उपलब्ध कराना चाहिए तथा नदियों को प्रदूषित होने से रोकना चाहिए। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नदियों में कचरा डाल देते हैं जिससे नदियों का जल अशुद्ध हो जाता है। तो हमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए। कुछ लोग कचरा नदियों में डाल देते हैं, कहीं कुएं में डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। तो ये भी गलत है। तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए। इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शुद्ध जल की व्यवस्था समुचित रूप से हो जाएगी कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में शुद्ध जल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। अब है हमारा स्वच्छता व्यवस्था। नंबर 11 आता है हमारा स्वच्छता व्यवस्था। स्वच्छता व्यवस्था यानी स्वच्छता व्यवस्था, इसमें आता है हमारा सैनिटेशन अरेंजमेंट। सैनिटेशन अरेंजमेंट हमें स्वच्छता का बहुत ध्यान देना है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये भी कहा कि अधिकतर देखा गया है शहरी और ग्रामीण इलाकों में सफाई की कोई भी अच्छी व्यवस्था नहीं है, सफाई की अच्छी व्यवस्था है ही नहीं। इस आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर देखा जाता है कि अनेक संक्रामक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शहरों में तो क्या है, डॉक्टर वगैरह हैं तो लोग उनको दिखा लेते हैं, आराम से कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रामक रोग हो जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टरों की तो व्यवस्था है ही नहीं, तो इस प्रकार लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसीलिए हमें स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए ये सुझाव दिया गया है कि उनको ये सुझाव दिया गया है कि ग्रामीण एवं सफाई क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था के लिए अनेक उपाय राष्ट्रों को बताना चाहिए कि हमें कैसे क्या करना है,
कि जैसे नालियों को नियमित सफाई हो, नालियों की नियमित सफाई हो, कचरे को कूड़ेदान में डालना चाहिए, तो सड़क पर ना फेंका जाए, व्यर्थ पदार्थों का उचित समापन हो और मल मूत्र विसर्जन करने की व्यवस्था भी भली भांति होनी चाहिए कि इसके लिए सरकार को जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। इसके लिए सरकार को जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। अब देखो आपने देखा है मोदी जी ने भी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी स्वच्छता अभियान चलाओ, जनता को जागरूक किया। उन्होंने ये अभियान चलाया है कि सफाई स्वच्छता अभियान जो उन्होंने चलाया है कि स्वच्छता अभियान चलाओ, ये भी उन्होंने जनता को जागरूक किया है। इन बातों पे आप ध्यान दिया करें, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है मलिन बस्ती सुधार। अब हमारा आता है मलिन बस्ती सुधार। मलिन बस्ती सुधार, इसमें हमारा बच्चों सिलम रिफॉर्म, सिलम रिफॉर्म कि मलिन बस्ती सुधार, इसमें क्या बताया है, इसके माध्यम से सामाजिक पर्यावरण की सुरक्षा की जा सकेगी। जहाँ पर मलिन बस्तियाँ तो इनकी सामाजिक सुरक्षा की जा सकेगी और जो भी विभिन्न प्रकार के प्रदूषण फैलाए जाते हैं उनसे भी मुक्ति मिल सकेगी। जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण फैलाए जाते हैं मलिन बस्तियों में, उनसे भी सुधार की स्थिति उत्पन्न होगी। अब जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने समस्त देशों से, सदस्य देशों से ये आग्रह किया कि 2020 तक किसी भी राष्ट्र में मलिन बस्तियां नहीं रहनी चाहिए, कि किसी भी राष्ट्र में मलिन बस्तियां नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए सभी राष्ट्र देशों को सभी उपाय करना चाहिए। इसीलिए सभी राष्ट्रों को सभी उपाय करना चाहिए और वित्तीय संस्थाओं द्वारा उनसे आर्थिक सहायता भी प्राप्त करनी चाहिए। जो हमारी वित्तीय सहायता है, वित्तीय सहायताओं से हमें आर्थिक सहायता भी प्राप्त करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा सामाजिक, शैक्षिक और हमारा आवासीय और चिकित्सकीय, हमारा ये सभी कुछ जो है वो पुनर्वास के हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारा वातावरण स्वच्छ रहे। वातावरण स्वच्छ रहेगा तो सभी व्यक्ति स्वस्थ रहेंगे। पहले तो हमें वातावरण को स्वस्थ बनाना है, पहले तो वातावरण है हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो फिर जब हमारा वातावरण ही शुद्ध रहेगा तो हम लोग तो खुद ही स्वस्थ रहेंगे, ठीक है ना। आवाज़ का टॉपिक बच्चों हमारा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।